तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स के बारे में। ये क्या होती हैं, अस्थमा कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स। दीज आर दोज ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। यानी जो ड्रग्स अस्थमा की कंडीशन में यूज की जाती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स। अब हम देखेंगे कि अस्थमा क्या होता है। इट इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन एयरवे बिकम नैरो। यानी इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पर्सन्स की एयरवे होती है, यानी सांस लेने वाली जो नली होती है वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। ठीक है। और क्या होती है, स्वेल हो जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस, यानी म्यूकस का फॉर्मेशन ज़्यादा करने लगती है। विच मेक इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, जिससे हमें क्या होता है कि सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होने लगती है। अगर हम केस देखें किस किस केस में हमें अस्थमा हो सकता है, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी अस्थमा हो सकता है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो उससे भी अस्थमा हो जाएगा। डस्ट के पार्टिकल वाले एरिया में रह रहे हैं तो आपको जायज़ सी बात है कि अस्थमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन्फेक्शंस अगर है उससे भी अस्थमा हो सकता है। अब हम अस्थमा का ट्रीटमेंट जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि अस्थमा कैसे होता है, यानी उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। तो क्या होता है कि अगर कोई पर्सन सांस लेता है, ठीक है, तो क्या होता है कि धूल के कण या कोई एलर्जन जो होता है वो उसके साथ साथ चला जाता है। आप मानिए कि ये जो है हमारा एलर्जन है, जिसको हम ए से डिनोट करेंगे, इसका एलर्जन नाम भी लिखा है। ठीक है। और ये हमारी होती है एपीसी माइक्रोफेज, जो बॉडी की एक सेल्स होती है जो क्या करती है, बैक्टीरिया या डस्ट पार्टिकल से बॉडी की सुरक्षा करती है। और इस पे एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम होता है MHC, यानी मैकेनो रिसेप्टर होता है सेकेंड। ठीक है। तो जब कोई भी पार्टिकल्स इंटर करता है तो जो एपीसी माइक्रोफेज होती है इसको कैच कर लेती है और अपने अंदर ले लेती है। अंदर लेने के बाद क्या करती है कि ये इसका ब्रेक डाउन करा देती है। ठीक है। ब्रेक डाउन जब कराती है तो जो हमारा MHC रिसेप्टर होता है ये इसको बाहर निकालने की, ब्रेक डाउन कराने के बाद बाहर निकालने की कोशिश करता है। जब कोशिश करता है तो बॉडी के अंदर हमारी अगली भी सेल्स होती है जिसका नाम होता है टी टाइप ऑफ सेल। ये क्या होती है, इस पे भी एक यहाँ पे रिसेप्टर होता है जो ये इस बाहर निकले हुए एलर्जन को कैच कर लेती है। ठीक है। कैच करने के बाद क्या होती है कि दोनों सेल्स मिलके क्या कराती हैं, रिएक्शन कराती हैं, जिसको हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस। जिससे इस रिएक्शन से साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, इंट्राल्यूकिन्स 4 रिलीज होते हैं एंड इंट्राल्यूकिन्स 5 रिलीज होते हैं। इधर जब इंट्राल्यूकिन्स 4 एक्टिवेट कराता है किसको, प्लाज्मा बीटा सेल्स को। बीटा सेल्स भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ये भी एक टाइप की हमारी इम्यून सेल्स होती हैं। ये सारी हमारी जितनी सेल्स हैं, एपीसी माइक्रोफेज है, टी सेल्स है, प्लाज्मा बीटा सेल्स हैं, ये सब क्या है, हमारी इम्यून सेल्स होती हैं। जब इंटरल्यूकिन्स 4 इस सेल को एक्टिवेट कराती है तो क्या होता है कि मास्ट सेल जो होता है ये भी एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। अब आपको पता होगा कि जब मास्ट सेल एक्टिवेट होता है तो मास्ट सेल का सीधा सा काम क्या होता है, हिस्टामाइन को रिलीज करना, लिकोट्राइन को रिलीज करना, पीजी यानी प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज कराना। ठीक है। अब जो ये हमारी मास्ट सेल होती है इस पे होता है एक एंटीबॉडी होती है जिसका नाम होता है आईजीई एंटीबॉडी। ठीक। अब यहाँ पे जो हमारा एलर्जेंस आया था वो कहाँ पे आएगा, आईजीई एंटीबॉडी के पास आएगा। और आईजी एंटीबॉडी क्या करेगी, इसको मास्ट सेल के अंदर भेज देती है। ठीक है। जब मास्ट सेल के अंदर इस एलर्जेंस को भेजेगी तो क्या करेगी, जो मास्ट सेल होगी उसके साथ एलर्जन के साथ फाइट करेगी। जब फाइट करेगी तो सिंपल सी बात है, जब फाइट होती है तो क्या होता है, नुकसान ही होता है। तो जब नुकसान होता है तो क्या होगी, हिस्टामाइन जो सेल्स होगी ये स्वेल हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि हिस्टामाइन रिलीज हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो जाएगा और लिकोट्राइन रिलीज हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये क्या कराती हैं, ब्रेंकियो कंट्रैक्शन कराती हैं। ठीक है। इधर इंट्राल्यूकिन्स जो 5 था एक एक्टिवेट किसको कराता है, स्नोफिल्स को एक्टिवेट करा देता है, जो कि एक WBC होता है। ठीक है। अब स्नोफिल्स जो होता है क्या करता है, लेकोट्राइन को रिलीज कराता है, जो कि आपको अभी हमने बताया कि ये क्या कराता है, ब्रेंकियो कंट्रैक्शन कराता है। इधर प्रोस्टेज को भी रिलीज करा देता है। प्रोस्टेज का वर्क होता है कि ये ब्रेक डाउन कराते हैं किसका, प्रोटीन का। अब प्रोटेज जो होता है ये जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन कराते हैं तो क्या हो जाती है, इससे सेल डैमेज हो जाती है। ठीक है। इधर
ब्रेंकियो कंट्रैक्शन करा रही थी। सिंपल सी बात है, अगर ब्रेंकियो कंट्रैक्शन होगा तो वसल्स जो होंगी वो डायलेट हो जाएंगी। वसल्स डायलेट होने के बाद क्या होगा कि वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जब इंक्रीज होगी तो जो फ्लूइड बनता है यानी जो म्यूकस बनता है वो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा। किसमें, म्यूकोसा में। ठीक है, जब एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वहाँ पे जब ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और इन्फ्लामेशन जो होता है वही क्या कराता है, अस्थमा काज करा देता है। इस टाइप से अस्थमा जो होता है वो होता है। अब हमें अस्थमा को अगर ट्रीट करना है तो हम क्या करेंगे कि हमें वर्क करना पड़ेगा। जो हमारी ड्रग्स होंगी वो, हम कोई भी ड्रग्स है जैसे मान के चलो जोफ्रिया ल्यूकास्ट आती है जो क्या करती है कि IgE एंटीबॉडी पे वर्क करती है, यानी इसको यहाँ से ब्लॉक करा देते हैं जिससे हमारा एलर्जेंस यहाँ पे आएगा ही नहीं। जब आएगा ही नहीं तो सिंपल सी बात है ये सारी कंडीशन नहीं होंगी। जब ये सारी कंडीशन नहीं होंगी तो अस्थमा भी नहीं होगा। और क्या होता है इसमें, एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स भी हम यूज करा देते हैं जिससे हमारा जो होता है ये जो हिस्टामाइन है ये नहीं रिलीज होगा, ना तो लिकोट्राइन रिलीज होगा, ना तो PG रिलीज होगा। जब ये सारी चीज़ें नहीं रिलीज होगी तो ना तो ब्रेंकियो कंट्रैक्शन होगा, ना वसोडाइलेटर होगा जिससे भी हमें अस्थमा नहीं हो सकता है। अस्थमा की ड्रग्स के बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।